पुतिन ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया? क्या पुतिन बेवकूफ था? क्या उसे पता नहीं था कि यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बाद किस तरह के सैंक्शंस लगेंगे? उसका रशियन लोगों पर और उनकी इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होगा? ऐसा क्या रीजन हो सकता है यूक्रेन पर अटैक करने का जिसके सामने पुतिन ने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इम्पैक्ट को एक्सेप्ट किया? द रीजन इज नेटो। क्या है ये नेटो और कैसे टाइम टू टाइम नेटो ने रशिया को उकसाया है, जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, ये वीडियो रशियन एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए नहीं है, ये वीडियो उनके पीछे का रीजन समझने के लिए है। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और हमें बताइए कि आपको क्या लगता है। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन पर्पस ही सोवियत ताकतों से लड़के उनके अगेंस्ट वेस्टर्न इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था। नेटो बेसिकली एक क्लब है जो कहता है कि इस क्लब के किसी भी एक देश पर कोई दूसरा देश अटैक करता है तो इसका डायरेक्टली मतलब है कि नेटो के सारे देशों पर अटैक है। 1949 में नेटो की शुरुआत हुई, तब ये देश फाउंडिंग नेशंस थे, लेकिन 1949 में ही क्यों? द रीजन बीइंग रशिया ने 1949 में उसका पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया। दूसरे महायुद्ध के बाद दुनिया में दो सुपर पावर्स थी, सोवियत यूनियन और अमेरिका। इन दोनों देशों में स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक हर फील्ड में कंपटीशन लगी हुई थी। जैसे CIA सोवियत यूनियन में जासूसी करती थी, वैसे ही KGB अमेरिका में। ऐसे समय USSR की साइज की वजह से सोवियत यूनियन के पास एक काफी बड़ा एडवांटेज था। इसी एडवांटेज को काउंटर करने के लिए नेटो ने धीरे धीरे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को आगे बढ़ाने की कोशिश की। एट द सेम टाइम 1959 में सोवियत यूनियन ने भी 7 ईस्टर्न यूरोपियन देशों के साथ वॉरसॉ पैक्ट किया। कोल्ड वॉर के दौरान यही चलता रहा, वेस्ट भी और USSR भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता चला गया। 1990s में सोवियत यूनियन खत्म हो गई। वेट, तो जिस एजेंडा के लिए नेटो बना था, अगर वो एजेंडा ही खत्म हो गया तो नेटो किस काम का? लेकिन धीरे धीरे सारे यूरोपियन देश नेटो का हिस्सा बनते गए। नेटो ने अपना ईस्टवर्ड एक्सपांशन जारी रखा। नेटो कौन ज्वाइन कर सकता है? नेटो एक ओपन डोर पॉलिसी रखता है। इसका मतलब है कोई भी यूरोपियन देश नेटो ज्वाइन कर सकता है, बस सारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स की सहमति होनी चाहिए। टेक्निकली रशिया भी तो यूरोप का हिस्सा है। आप सरप्राइज हो जाएंगे, लेकिन साल 2000 में पुतिन ने भी नेटो ज्वाइन करने की इच्छा जताई। अगर रशिया नेटो का हिस्सा होता तो आज ये कॉन्फ्लिक्ट ही ना। ये हो गई नेटो की हिस्ट्री। लेकिन आज प्रॉब्लम क्यों? नेटो की वेबसाइट पर जाइए तो वेबसाइट साफ कहती है कि नेटो एक डिफेंसिव अलायंस है, लेकिन क्या ये सच है? रशिया तो कन्विंस नहीं। दिसंबर 1998 में अमेरिका ने इराक पर अटैक किया, जबकि इराक रशिया का अलाय था। यूएस ने रशिया को नोटिफाई भी नहीं किया। यूगोस्लाविया में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अप्रूवल के बिना नेटो ने अटैक किया, जिसमें 488 सिटीजन्स की जाने गई। पुतिन ने इस इंसिडेंट को कंडेम किया। इस लिस्ट में वो सारे अटैक्स मेंशन है जो यूएस ने दूसरे महायुद्ध के बाद किए थे। यानी नेटो भी अपने बॉर्डर से आगे बढ़कर अग्रेशन दिखा रहा था, दुनिया में अपनी पावर दिखा रहा था। रशिया मानता है कि जैसे नेटो का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, वैसे ही नेटो दुनिया का पुलिस बन जाएगा। क्या सही है और क्या गलत, ये दुनिया को सिखाने लगेगा। प्लस 1990s के बाद नेटो ने अपना एक्सपांशन जारी रखा। जो देश पहले सोवियत यूनियन के वॉरसॉ पैक्ट का हिस्सा हुआ करते थे, वो अब नेटो में शामिल हो गए, जिसमें रशिया को एंट्री मिलने वाली थी नहीं। आज यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है, लेकिन यूक्रेन का प्रेसिडेंट नेटो ज्वाइन करना चाहता था, जिसकी वजह से नेटो रशिया के बॉर्डर पर आ जाता। रशिया ने यूएस से रिटन गारंटी मांगी कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। यूएस ने ये गारंटी देने से मना कर दिया। लेकिन यूक्रेन में ऐसा क्या है जिसके लिए रशिया यूक्रेन पर अटैक करने के लिए रेडी है? द आंसर इज एनर्जी। रशिया की मेन इकोनॉमी ऑयल और गैस से चलती है। रशिया के पूरे GDP का 30% इन्हीं दो चीजों से आता है। यूरोप रशिया पर इन दो चीजों के लिए निर्भर है। यूरोपियन यूनियन का 35% गैस सप्लाई रशिया से आता है। लेकिन इसमें यूक्रेन का क्या रोल है? जब रशिया और यूक्रेन एक देश हुआ करते थे, तब सोवियत यूनियन ने यूक्रेन के थ्रू एक गैस पाइपलाइन बनाई थी। यूक्रेन इंडिपेंडेंट होने के बाद रशिया को यही पाइपलाइन यूज करने के लिए हेवी टैरिफ्स मांगने लगे। टिल 2005 80% ऑफ द गैस गोइंग फ्रॉम रशिया टू यूरोप पास थ्रू यूक्रेन। रिसेंटली ब्लैक सी में और नेचुरल गैस पाया गया है जो यूक्रेन की टेरिटरी में आता है। यूक्रेन के पास रिसोर्सेस नहीं है क्योंकि यूक्रेन एक गरीब देश है, लेकिन रशिया के पास रिसोर्सेस है और रीजन भी। सो बेसिकली एक बड़ा देश एक छोटे देश पर अटैक करता है और उसके एनर्जी रिजर्व्स पर कब्जा कर लेता है। कहानी काफी सुनी सुनाई लगती है, राइट? ये एक वेल नोन फैक्ट है कि यूएस ने रशिया के एलाय इराक पर अटैक करके उनके ऑयल रिजर्व्स पर कब्जा किया था। फॉर्मूला वही है, पर्सपेक्टिव अलग। अगर वेस्ट को एक्चुअली रशिया को पनिश करना है तो वो उनसे ऑयल और गैस खरीदना बंद कर सकता है, लेकिन उसमें नुकसान उनका भी है। सो बेसिकली रशियन इकोनॉमी जिस बात पर चलती है, उसे सैंक्शन से क्या फर्क पड़ता है? ये सारी बातें एक वॉर के लिए जस्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमें एक आर्ग्यूमेंट की दोनों साइड समझनी बहुत जरूरी है, ताकि हम एक्शन और रिएक्शन का रिलेशनशिप समझ सके। हमें ये समझने की जरूरत है कि रशिया कोई मसीहा नहीं है, कोई सेवियर नहीं है जो यूक्रेन को बचा रहा है। रशिया का कॉन्फ्लिक्ट समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हम अक्सर समझते हैं कि वेस्ट हमारा दोस्त है। अगर भारत में फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वेस्ट हमारी मदद करेगा, लेकिन सच तो यह है कि कॉन्फ्लिक्ट यूरोप में होने के बावजूद वेस्ट सिर्फ देख रहा है। हम तो फिर भी काफी दूर है। हमें आज भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री माना जाता है।
ये सारी बातें समझने के बाद उन साइंटिस्ट, उन लीडर्स के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है जिन्होंने भारत को एक न्यूक्लियर पावर बनाने में मदद की थी, ताकि हम भी खुद को प्रोटेक्ट करने में आत्मनिर्भर बन पाए। और ये इंपॉर्टेंट मैसेज आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।